हमारा घर शहर और गांव के बीचों बीच था। बहुत बड़ा, मजबूत, मॉडर्न फैसिलिटीज से भरा हुआ। 3 नौकर थे, एक काम वाली, एक ड्राइवर और एक घर के दूसरे काम करने वाला। पिताजी या तो अपनी लाइब्रेरी में रहते थे या फिर घर से बाहर। उनकी लाइब्रेरी में कोई 1000-1500 किताबें थी। मुझे उन पुरानी धूल खाई किताबों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वहां संस्कृत के ग्रंथ थे, महाभारत, रामायण, चाणक्य नीति, विदुर नीति, पंचतंत्र। आप समझ सकते हैं एक 14 साल के लड़के को धार्मिक किताबों में क्या दिलचस्पी होगी। मुझे तो पसंद थी लीडरशिप पर लिखी हुई किताबें, मॉडर्न मोटिवेशन पर और सेल्फ हेल्प किस्म की किताबें जिनमें जल्दी अमीर होने के, लोगों का दिल जीतने के तरीके बताए गए हों। मार्केटिंग और लोक व्यवहार पर लिखी किताबें मेरी फेवरेट थी। पिताजी कभी कभी मेरे कमरे में आते थे और इन किताबों में क्या लिखा है ये पूछते थे। मैं भी उन्हें बताता रहता था कि आपको घर के नौकरों या ड्राइवरों से बात करनी चाहिए, कर्मचारियों को महसूस करवाना चाहिए कि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब वो अच्छा काम करें तो उनकी तारीफ करना एक अच्छे लीडर की निशानी होती है। क्योंकि पिताजी शायद ही कभी घर के नौकरों या किसी आम आदमी से बात करते थे। वो उनके पास से यूं गुजर जाते थे जैसे वो कोई इंसान ना हो, कोई जानवर हो। 2 लफ्जों में बताते थे कि उन्हें क्या चाहिए। जब मैं उन्हें ये सब समझाता था तो वो आगे से हंसते हुए मुझे कहते थे कि मैं आइंदा ध्यान रखूंगा, पर वो कभी रखते नहीं थे। उस दिन मैं पहली बार सुबह जल्दी उठा। 2 कारण थे। एक, मेरा जन्मदिन था, मुझे खूब सारे पैसे और तोहफे मिलने वाले थे। दूसरा कारण, मैं बहुत एक्साइटेड था कि पिताजी मुझे कुछ सिखाने वाले हैं। मैं ठीक 8 बजे तक तैयार होकर उनके नीचे उतरने का इंतजार करने लगा। जैसे ही घड़ी पर 8 बजे मुझे उनका दरवाजा खुलने की आवाज आई। परफेक्ट टाइमिंग उनकी सबसे बड़ी पहचान है। मुझे खड़ा देखते ही उन्होंने मुझे कंधे से पकड़कर खींचा और गले लगा लिया। मेरा टाइगर, हैप्पी बर्थडे बेटा, बोलो क्या चाहिए। यह पहली बार था जब मैंने कुछ नहीं सोच रखा था। क्या मांगता? साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, मोबाइल, वीडियो गेम, महंगे जूते, विदेशी घड़ी, सब मांग चुका था। फिर भी थोड़ा सोचकर मैंने कहा, डैड मैं शहर जाकर पढ़ना चाहता हूँ। आई नीड सम स्पेस, मुझे यहाँ घुटन होती है, मुझे थोड़ी आज़ादी चाहिए। अच्छा। उन्होंने बात को मजाक में टालने की कोशिश करते हुए कहा, हम तो तुम्हारी शादी करने की सोच रहे थे। तुम शहर चले जाओगे तो ये खेत कौन संभालेगा, ये गायें, भैंस, बकरियां, इनकी देखभाल कौन करेगा। मैंने कहा, शादी? डैड मैं सिर्फ 14 साल का हूँ। ठीक है, हम 4 साल रुक जाते हैं। 4 साल? मेरे ख्याल से मैं 25-30 साल की उम्र तक शादी नहीं करूंगा। वो हैरान होकर बोले, क्यों? क्यों का क्या मतलब है? पहले मैं अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा, कोई बड़ी जॉब या बिजनेस करूंगा, लाइफ को एंजॉय करूंगा, फिर कहीं जाकर शादी के बारे में सोचूंगा। हम दोनों बातें करते करते अपनी कार के पास जा पहुंचे थे। वो कार के साथ पीठ टिकाकर खड़े हुए, अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को मेरे सीने में गड़ाते हुए बोले, मैं 18 साल का था जब तुम पैदा हुए थे। मेरा 12वीं क्लास का रिजल्ट आया था, मैं फर्स्ट क्लास पास हुआ था और इस खुशी में मैंने उस लड़की से शादी कर ली जिसे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। मैं अपनी जिंदगी जल्दी शुरू करना चाहता था क्योंकि मैं ना जानता था, ना जानता हूं कि आगे क्या होगा। मैं उन बेवकूफ़ों में से नहीं हूं जो ख्यालों का भविष्य बनाकर अपने वर्तमान के सुखों को लात मारते फिरते हैं और अच्छा और अच्छे के चक्कर में जवानी और वक्त बर्बाद करते हैं। मैं बताऊं, तुम्हारे दिमाग में ये देरी से शादी करने का ख्याल कहां से आया? अंग्रेजों को देखकर, है ना? वो 25-30 साल की उम्र तक शादी नहीं करते, लेकिन बेटा उनकी सेक्स लाइफ भी तो 12 साल की उम्र से शुरू हो जाती है। 25 साल की उम्र तक वो हजारों के साथ सो चुके होते हैं, ऑर्जीज एंजॉय कर चुके होते हैं, हजारों शहर घूम चुके होते हैं, सेक्स पार्टीज करते हैं। फिर उन्हें अगर अपनी पसंद का कोई इंसान मिल जाए तो वो उससे शादी भी कर लेते हैं। लेकिन तुम अंग्रेज नहीं हो, तुम्हारा समाज अलग है, तुम हिंदुस्तानी हो। एक हिंदुस्तानी की तरह फैसले लो। जानते हो यहां के लोग इतने चिड़चिड़े और गुस्सैल क्यों हैं? इनका हर फैसला गलत क्यों साबित होता है? क्योंकि ये लोग अपनी जिंदगी के फैसले दूसरों को देखकर लेते हैं। आम लोग इम्प्रूडेंट के शिकार होते हैं, लेकिन मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीता हूं। जब मैंने शादी की थी तो पूरा स्कूल मुझ पर हंस रहा था, टीचर भी मुझसे कह रहे थे कि कहां फंस गया बेटा। लेकिन मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को जल्दी से जल्दी अपनी बाहों में भरना चाहता था ताकि जल्दी दुनिया को जीतने की दौड़ में उतर सकूं। हाँ, मुझे बच्चा पैदा करने की कोई जल्दी नहीं थी। तुम अपनी मां की जिद हो और मुझे उसकी बात माननी पड़ी, क्योंकि वो तुम्हारे पीछे जो औरत अपने हाथों से गाय का गोबर उठा रही है, जो सारा दिन खेतों में दवाइयां डालती है और पूरे घर को संभालती है, वो अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना जानती है। उसे जो अच्छा लगता है, जो ठीक लगता है, उसे उसी वक्त करती है। मैंने पीछे पलटकर देखा, माँ एक भैंस की पिछली दोनों टांगों के नीचे से गोबर इकट्ठा कर रही थी। वो उसकी टांगों से खरोंच खरोंच कर गोबर उतार रही थी और कह रही थी, बेड़ा गर्क, अभी कल ही नहलाया था तुझे कमीनी। मैं फिर पिताजी की तरफ पलटा, वो भी माँ को ही देख रहे थे। फिर उन्होंने हमारे घर पर नजर दौड़ाई और पुराने दिनों की यादों में खो गए।
मैं तब बहुत गरीब था, हमारे घर में बस 2 कमरे थे, बाहर बाथरूम के दरवाजे नहीं थे, हम लोग वहां पर पुरानी चादरें टांग कर इस्तेमाल किया करते थे। इस घर की हर चीज हम दोनों ने मिलकर बनाई है। जानते हो लोग क्या करते हैं? वो पहले घर बनाते हैं, टीवी, फ्रिज, डबल बेड खरीदते हैं, फिर 5 लाख शादी पर खर्च करते हैं और फाइनेंशियली 10 साल पीछे चले जाते हैं। फिर जिस लड़की को वो ब्याह कर घर लाते हैं उसके सामने अपने कर्जे उतारते फिरते हैं। टीवी की इंस्टॉलमेंट, फ्रिज की, डबल बेड की इंस्टॉलमेंट, घर की इंस्टॉलमेंट। लड़की चिढ़ जाती है कि सालों भिखारियों, तुम आगे क्या बढ़ोगे? तुमसे अपने पुराने पाप नहीं धुल रहे। तुम्हें अपनी पत्नी के साथ अमीर होना चाहिए। अगर वो तुमसे सचमुच प्यार करती है तो उसे गरीब घर में ही ले आओ और एक टीम बनाओ। मैंने आज तक वो औरत नहीं देखी जो अपने पति के साथ पैसा कमाने में दिलचस्पी ना दिखाए। मैंने कहा, लेकिन डैड, गरीब घर में कोई अपनी बेटी थोड़ी ना देगा। पिताजी ने एक गहरी सांस ली, कार के सहारे से उठे, अपना महंगे वाला ब्रांडेड सिगार निकाला और उसे दांतों से तराश कर जलाने लगे, आराम से। मैं उनके जवाब का इंतजार करता रहा। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। धुएं से चुंधियाई हुई उनकी आंखों में गजब की चमक थी। वो मेरे पास आए और पूछा, तुम्हें पता है तुम्हारी माँ मुझे किस नाम से पुकारती है? मैंने कहा, हाँ, रावण, क्योंकि मेरे 10 सिर हैं और मैं उसे उठा कर लाया था। माय गॉड! लेकिन किसी लड़की को घर से उठाना गलत बात है। वो थोड़ा पीछे हटे और बोले, हाँ हाँ, ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। ये बोलते बोलते वो कार के गिर्द घूमकर ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़े। ये बिल्कुल गलत बात है टाइगर, तुम कभी किसी लड़की को घर से उठाकर मत लाना, समझ गए ना? दरवाजे का हैंडल पकड़कर वो कार पर झुके और बोले, खास तौर पर जब वो लड़की तुम्हारे साथ ना जाना चाहती हो तब। इतना कहकर वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। मैं भी उनके साथ हैरान परेशान सा बैठ गया। गाड़ी बैक करते हुए उन्होंने मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, डैड, क्या मॉम आपसे प्यार नहीं करती थी? वो रुके, उन्होंने अपने जबड़ों में फंसी सिगार निकाली और गुस्से से पूछा, क्या तुम गे हो? मैंने कहा, नहीं, और आपने मुझसे ये क्यों पूछा? देखो टाइगर, हम मर्द हैं, ऊपर से हिंदुस्तानी, हम अपनी माँ की लव स्टोरी डिस्कस नहीं करते। ये लड़कियों का काम है, समझे? मेरी मम्मी ने मेरे पापा को प्रपोज किया था। देखो, अगर तुम्हें मजा आ रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम्हें बताऊं क्या क्या हुआ था? मैंने कहा, नहीं डैड। मैं तुम्हें बताऊं वो कैसे मुझसे छुप छुप कर मिलने आती थी जब वो सिर्फ 16 साल की थी? मैंने कहा, नहीं डैड, मैं नहीं जानना चाहता। मैं तुम्हें बताऊं मैंने उसे कितनी बार प्रेग्नेंट करने की कोशिश की? नहीं डैड, मैं नहीं सुनना चाहता, क्योंकि हम लोग एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ लड़की की शादी उसी के साथ कर दी जाती है जिसने उसका रेप किया था। हम दोनों तो फिर भी प्यार करते थे। मैं चिल्लाया, नहीं डैड, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। पता नहीं, मैं भी पागल हूँ, क्या क्या पूछता रहता हूँ। और आप कह रहे हैं कि आप गरीब थे, लेकिन दादाजी तो अपनी अमीरी के किस्से सुनाते नहीं थकते थे। हाँ टाइगर, उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारे दादाजी बहुत अमीर थे, वो भी एक पॉलिटिशियन थे, लेकिन जो उन्होंने मेरे साथ 17 साल की उम्र में किया था वो मैं तुम्हारे साथ 14 साल की उम्र में करने जा रहा हूँ। मैंने आतंकित होते हुए पूछा, आप मेरी शादी तो नहीं करवाने वाले? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी शादी कभी नहीं करवाने वाला। जब तुम्हें करवानी होगी तब भी तुम्हें खुद ही करवानी पड़ेगी। मैंने सारी जिंदगी इसलिए मेहनत नहीं की कि वो पैसे मैं तुम्हारे बारातियों को शराब और खाना खिलाने में उड़ा सकूं। लाइफ तुम्हारी है, अपने दम पर जियो। ये सुनकर मैं सन्नाटे में आ गया। हजारों भयानक ख्याल मेरे दिमाग में उड़ने लगे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये मेरा आखिरी जन्मदिन है। अपने दम पर जियो का क्या मतलब है? हमारी गाड़ी हाईवे पर थी और हवा से बातें कर रही थी। इसका मतलब है आजादी, जिसकी तलाश में तुम शहर जाना चाहते हो। देखो टाइगर, या तो तुम पूरे आजाद होते हो या पूरे गुलाम। अभी तुमने क्या कहा था? मुझे थोड़ी आजादी चाहिए। थोड़ी आजादी? आजादी कभी थोड़ी सी नहीं मिलती, नाप तोल कर नहीं मिलती। तुम्हारे लिए आजादी का क्या मतलब है? डैड, मुझे मोटरसाइकिल दो, उसमें पेट्रोल डलवा कर दो, नए कपड़े ला कर दो, मोबाइल दो, जेब खर्च दो, और हाँ, एक चीज तो मैं आपसे मांगना ही भूल गया, मुझे आजादी दो। नहीं, स्वतंत्रता बड़ी महंगी चीज होती है बेटा, इसे हर कोई पचा नहीं पाता। स्वतंत्रता का मतलब होता है स्वतंत्रता, यानी अपने फैसले, अपनी पसंद का काम, अपने वक्त से उठना सोना, सामाजिक व्यवहार करना। लेकिन इस वक्त हम तुम्हें रहने को घर दे रहे हैं, खाने को खाना, तुम्हारे स्कूल की फीस भर रहे हैं। हम तुम्हें आज़ादी नहीं देंगे। आज़ादी चाहिए तो अपने कुछ कपड़े उठाओ और अपना स्वर्ग यानी स्वयं का चुना हुआ मार्ग चुनो और निकल पड़ो। इसे कहते हैं आज़ादी। अब तो मेरी हालत और ख़राब हो गई। वो सारे रास्ते मुझे ऊपर से नीचे तक देखते रहे और मैं गुमसुम सा बैठा सोच रहा था कि पता नहीं ये आदमी मेरे साथ क्या करने वाला है। इतने में हम पिताजी के बड़े ऑफिस पहुंचे जो शहर में था। उन्होंने कार पार्क की और उतरकर बिल्डिंग की तरफ बढ़ गए। मैं भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। दरबान ने उन्हें सलाम किया, लेकिन उन्होंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। मैं उस दरबान के पास रुका, उससे हाथ मिलाया, उसका नाम पूछा, हालचाल पूछा। कब से काम कर रहे हो? वो बोला, जी 7 साल से। अच्छा, आपकी उम्र तो 50 साल के आसपास होगी।
इतने में चलते चलते पिताजी ने अपने दाएं बाएं देखा तो मैं नजर नहीं आया। वो अचानक रुके और पलटकर मुझे देखने लगे। उन्हें रुका हुआ देखकर मैं घबरा गया। मैंने दरबान का हाथ छोड़ा और उनकी तरफ भागा। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम उसे जानते हो? मैंने कहा, जी नहीं, मैं तो बस वैसे ही। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो ऑफिस में चलते हैं। हम दोनों लिफ्ट में घुसे। उनका सिगार अभी भी जल रहा था। मैंने कहा, डैड लिफ्ट में सिगार नहीं पीते। वो बोले, शट अप, इस बिल्डिंग के 4 फ्लोर मेरे ही हैं। लिफ्ट खुलते ही उनके ऑफिस में डायरेक्ट एंट्री थी। स्टाफ के 30-40 लोग यहाँ वहाँ भाग भाग कर काम कर रहे थे। पिताजी को देखते ही उनकी असिस्टेंट भागकर उनके साथ चलने लगी। कुछ लोग गुड मॉर्निंग कह रहे थे पर साहब उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे थे। मुझे ये हरकत अच्छी नहीं लग रही थी। मैं पिताजी की तरफ से सबको स्माइल देता हुआ चल रहा था, लेकिन उन सबके चेहरों पर एक अजीब सा डर था। वो मुझे भी झुक झुक कर गुड मॉर्निंग बोल रहे थे। हम सीधा मीटिंग रूम में पहुंचे। पिताजी ने अपनी असिस्टेंट से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोली, जी सपना चौधरी। सपना, न्यू प्रोजेक्ट के लिए टीम तैयार है? वो बोली, जी सर, हमने कुछ नए लोगों को रखने का फैसला किया है। अगर आप अभी इंटरव्यू ले लें तो अच्छा है। 10 लोग पुराने हैं, 5 नए लोगों को चुनना है। पिताजी बोले, सबको बुलाओ। मैं उनकी पास की कुर्सी पर बैठा था। वो मुझसे बोले, उठो इस कुर्सी से और पीछे जाकर खड़े हो जाओ। मैंने वैसा ही किया। सबसे पहले उनकी टीम के 10 लोग कमरे में आए, जिनका स्वागत उन्होंने उसी पत्थर जैसे चेहरे से और एक फीकी सी गुड मॉर्निंग के साथ किया। वो मशीनों जैसे लोग थे। आकर एक कतार में बैठ गए। फिर वो 5 लोग कमरे में आए जिनकी इंटरव्यू थी। हाँ, पिताजी ने उन्हें गुड मॉर्निंग का जवाब बड़े प्यार से दिया। गुड मॉर्निंग। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर नए उम्मीदवार भी मुस्कुराने लगे। उन्होंने उन 5 लोगों में से 3 जवान लोगों से उनका बायोडाटा लिया और उन्हें वापस भेज दिया। बची एक औरत और एक आदमी। उनसे अच्छे खासे सवाल पूछे गए। उनका बायोडाटा सपना को पकड़ाकर वो बोले, बाकी बातें ये आपको समझा देगी, थैंक्स फॉर कमिंग। अब वो अपनी टीम के पुराने 10 लोगों से बातचीत करने लगे। मैं इंतजार कर रहा था कि वो कब मुझे बैठने के लिए कहेंगे। इतने में सपना वापस आई और बोली, सर, इन 3 लोगों के बायोडाटा का क्या करना है? पिताजी ने सपना की आंखों में बड़े गंभीर अंदाज से देखते हुए कहा, सपना, आइंदा किसी नौजवान को इंटरव्यू के लिए मत बुलाना। मैं यहाँ बिजनेस करने बैठा हूँ। हम यहाँ काम करने आते हैं और नौजवान निकम्मे होते हैं। उनका ध्यान भटकता रहता है। दिमाग से ज़्यादा इनके पास सपने होते हैं। हर 2 मिनट बाद इनकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आता है। ये लोग ऑफिस छूटने के बाद पार्टी करने के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। कोई ब्रेकअप से निकल रहा होता है, किसी के बॉयफ्रेंड ने उसको घास डालनी बंद कर दी होती है, और कोई खुद को दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनने से बस 2 कदम दूर समझ रहा होता है। अंडे से बाहर निकले नहीं और दिमाग 7वें आसमान पर। इन्होंने अभी नशा करना शुरू ही किया होता है। मुझे वो लोग चाहिए जिन्हें शराब पीते हुए 10-15 साल हो चुके हों। वो अपनी टीम की तरफ पलटे। 15 से 30 साल की उम्र सबसे ज़्यादा क्रिटिकल एज होती है। इसी उम्र में इन्हें पढ़ना भी होता है, करियर भी चुनना होता है, दोस्त भी बनाने होते हैं, एंजॉय भी करना होता है। इनकी सेक्स लाइफ अभी शुरू भी नहीं हुई होती। कईयों को तो 5 साल जॉब करने के बाद भी ये पता नहीं होता कि वो करना क्या चाहते हैं। मैं नौजवानों पर भरोसा नहीं करता। दे आर अटरली कन्फ्यूज्ड। मुझे बूढ़े चाहिए जो अपने बच्चों की स्कूल फीस भरने के लिए तनख्वाह का इंतजार कर रहे हों, जो अपनी बीवी के डर के वजह से ऑफिस में ओवर टाइम करें। आसपास बैठे 10 लोग थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने लगे। कुछ लोग तो बिना आवाज निकाले दांत निकाल निकाल कर हंस रहे थे। एक नजर सपना पर डालते हुए वो चुटीले अंदाज में बोले, देखो देखो इनकी तरफ। इन बदशक्ल बुड्ढों की वजह से आज मैं एक कामयाब बिजनेसमैन हूं। अब पिताजी के साथ वो सब हंसने लगे। यहां सिर्फ तुम ही सबसे ज्यादा जवान, खूबसूरत और अट्रैक्टिव हो, है ना? अच्छी बात, तुम्हारा कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है और तुम अपने काम पर पूरा ध्यान दे रही हो। सपना थोड़ा झेप गई और मुस्कुराने लगी। पिताजी ने टेबल पर पड़े 3 बायोडाटा उठाए, उन्हें फाड़ा और अपनी कुर्सी से उठकर कमरे से बाहर चल पड़े। दरवाजे के पास पड़े डस्टबिन में बायोडाटा फेंकते हुए वो बोले, आज आप लोग होमवर्क कर लीजिए। नए बंदों को बताओ कि क्या करना है। कल सुबह 4:30 बजे मिलते हैं। सुबह की पहली किरण के साथ हम नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देंगे। मूव टाइगर। मैं उनके पीछे पीछे चल पड़ा। इस बार पिताजी ने मेरा इंतजार